गर्मी में एक कमरे में 3 बहू की रसोई। बहू, तुम तीनों भी हम लोगों के साथ सो जाओ, बाकी का काम सुबह करना। हाँ मम्मी जी, आप लोग सो जाइए, मैं बच्चों को दूध गर्म करके दे दूंगी, फिर सो जाऊंगी। इतना कहकर सेजल बच्चों को दूध गर्म करके देती है और पूरा परिवार आंगन में रखी एक बड़ी सी चौपाई के ऊपर सो जाता है। लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से आधी रात को मम्मी, आप कहती हो आंगन में सोने से गर्मी नहीं लगती, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ चाचा, गर्मी की वजह से तो नींद भी नहीं आ रही है, बहुत पसीने हो रहे हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है, ना चाहकर भी बच्चों को इस तरह अपनी आंखों के सामने परेशान देखना पड़ता है। बच्चों की बातें सुनकर निशिता और अनोखी की भी नींद खुलती है। देखो बच्चों, तुम लोग आंखें बंद करके सो जाओ, अभी जून का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी तो सहनी ही पड़ेगी। लेकिन मम्मी, पंखा भी तो ले सकते हैं ना हम। अब इन बच्चों को कौन समझाए, इस गरीबी में गुजारा ही जैसे तैसे हो रहा है, पंखा क्या खरीदेंगे। देखो बच्चों, अभी सो जाओ, पंखे के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तीनों बहुएं बच्चों की परेशानियां देखने के बावजूद गरीबी की वजह से कुछ नहीं कर पाती और उन्हें जैसे तैसे सुलाती हैं। और फिर तभी क्या हुआ, आपने आज भी दवाई नहीं ली ना? अरे दवाई खत्म हो गई थी और फिर गर्मी में बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें मैंने सोचा क्यों ही परेशान करूं। दीनानाथ की खांसने की वजह से बच्चों की फिर से नींद खुल जाती है और इसी तरह पूरा परिवार कभी गर्मी तो कभी खांसी की वजह से सही से सो नहीं पाते। जैसे तैसे पूरी रात बीतती है और फिर अगली सुबह 5 बजे। अरे सुबह के 5 बज गए, जल्दी से उठकर घर का काम कर लेती हूँ, वरना धूप में दिमाग खराब हो जाएगा। सेजल बिना शोर के चुपचाप बिस्तर से उतरती है और टीन शेड की छत के बने पिछले कमरे में जाती है, जहां दीवारों पर धुएं के धब्बे, मिट्टी का बना चूल्हा और कंजस्टेड जगह में उसे रसोई करनी थी। अभी थोड़ी देर में यही जगह चूल्हे की भट्टी बन जाएगी, ऐसा हो उससे पहले ही झाड़ू लगाकर काम शुरू कर देती हूँ। ये सोचकर सेजल घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाना शुरू कर देती है। समय बीतता है, तभी दूसरी बहू निशिता की भी नींद खुलती है। सुबह होती नहीं है, मजदूरी जैसा काम शुरू हो जाता है। जल्दी से जाकर पानी भर लेती हूँ, कहीं पानी चला गया तो दिन भर ताने सुनने को मिलेंगे। निशिता उबासी लेते हुए बाल्टी और मटके उठाती है और बिना देर किए पानी की लंबी लाइन में जाकर खड़ी हो जाती है। अरे आगे निशिता दीदी, आप भी? हाँ, अब मजबूरी में आना ही पड़ा। सच में पहले से हम गरीबों की हालत खराब थी, अब ये गर्मी और सताने आ गई है। ऊपर से ये पानी भी दिन भर में सिर्फ 1 घंटा आता है, न जाने लाइन कब आगे बढ़ेगी। निकिता निशिता की तरह बाकी लोग भी परेशान लाइन में जैसे तैसे पसीने की हालत में खड़े थे। लाइन आगे बढ़ती है और पूरे घंटे बाद निशिता का नंबर आता है और निशिता जल्दी पानी भरने लगती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, कछुए की तरह रेंग क्या रही है, हमें भी पानी भरना है। हाँ हाँ, भर रही हूँ, बस 2 मिनट और। जल्दी जल्दी पानी भर देती हूँ, वरना पूरा दिन ताने सुनते हुए बीतेगा। पानी को लेकर झगड़ा होगा सो अलग। धूप और गर्मी की वजह से निशिता का हाथ छालों से लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह निशिता पानी भरने से पीछे नहीं हटती। वहीं दूसरी तरफ रसोई के नाम पर ये कोयले की भट्टी मिली है, सुबह सुबह उठने के साथ मगजमारी करनी पड़ती है। जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ, वरना किचकिच शुरू हो जाएगी सभी की। अनोखी जल्दी जल्दी सारी लकड़ियां बटोरती है और मिट्टी से सने पैरों के साथ चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं धीरे धीरे घर पर भी सभी की नींद खुलती है। बच्चों जल्दी उठ जाओ, स्कूल जाना है। दादी, रात को नींद नहीं आती और सुबह सुबह आप उठा देती हो, हद है। राम राम राम, हो गई, चलो फिर से वही खींचातानी से भरी जिंदगी शुरू। सभी धीरे धीरे उठते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनोखी रोटियां बेल रही थी तो निशिता सब्जियां काट रही थी। वहीं सेजल चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी कि तभी मम्मी मम्मी, भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ मम्मी, कल रात को भी आपने सिर्फ नमक रोटी दी थी, कम से कम अभी कुछ अच्छा बना दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ बच्चों, थोड़ा इंतजार करो। लेकिन चाची कब तक, थोड़ा जल्दी कीजिए। जल्दी तो तब करेंगे ना जब किसी को बार बार बाहर की हवा खाने से फुर्सत मिलेगी। जेठानी जी, लकड़ी तोड़ने की वजह से हाथों में छाले पड़ गए हैं, इस वजह से काम धीरे कर पा रही हूँ। हाँ हाँ, बहाने तो लोगों के ऐसे निकलते हैं जैसे बात बात पर डॉक्टर की दवाइयाँ। तीनों बहुएं आपस में नोकझोंक करते हुए जैसे तैसे खाना बनाती हैं और पसीने से लथपथ होकर बाहर आंगन में बैठे सभी लोगों को खाना परोसती हैं। अरे एक बात तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग मिलजुल कर खाना हमेशा टेस्टी ही बनाती हैं। सच कहा भैया,
इस गरीबी की वजह से सूखी रोटी ही खाने मिलती है, लेकिन भाभीयों के प्यार की वजह से यह भी अमृत लगता है। सभी परेशानियों में भी खुशियां ढूंढते हुए खुशी खुशी खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं बहुएं घर के कामों में लग जाती हैं। नहीं जानी इन सब से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब इस घर में शादी तय हो गई मेरी। तीन जेठानियों से परेशान हूँ। हाँ तो हम भी कोई खुश नहीं है जो हमें बड़बड़ा कर सुना रही हो। मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम लोगों के साथ एक ही रसोई में काम करने की वजह से। एक तो बड़ी बहू होने की वजह से सारी जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी पड़ती हैं। हाँ जैसे मैं तो हाथ पर हाथ रखकर दिन भर बैठी रहती हूँ ना, मुझे भी उतना ही काम करना पड़ता है जितना आप करती हैं, ऊपर से उससे ज़्यादा। जेठानी जी काम तो मैं भी करती हूँ। अरे देवरानी जी आप तो चुप ही हो जाइए। दिन भर बाहर घूमते घूमते ठंडी हवा खाती हैं और बोल रही हैं जैसे ईंट पत्थर तोड़ती हूँ। ईंट पत्थर का नहीं पता लेकिन लकड़ियाँ तो तोड़ती हूँ ना। तीनों बहुएं आपस में झगड़ने लगती हैं। तभी वहां कौशल्या आती है। अरे अरे तुम तीनों क्या कर रही हो? किचन में है, अखाड़े का मैदान नहीं हो गया ये। लड़ना बंद करो भाई। मम्मी जी आप इन दोनों को समझा दो, मैं नहीं लड़ रही। तो मैं कौन सा कुश्ती कर रही हूँ आपके साथ? तीनों गर्मी से परेशान, पसीने से लथपथ, इरिटेट होने की वजह से फिर से झगड़ा शुरू कर देती हैं कि तभी बंद करो तुम दोनों अपनी ये बकवास। जब देखो तब झगड़ने लगती हो। पहले से ही ये गर्मी और गरीबी नहीं झेली जा रही, ऊपर से तुम लोगों की सुबह शाम की किचकिच। कौशल्या की बात सुनकर तीनों बहुएं एक दूसरे से मुंह घुमाकर काम करने लगती हैं। गर्मी की वजह से तीनों के पसीने माथे पर से टपक रहे थे, पर फिर भी मजबूरी में काम जारी रखती हैं। इसी तरह एक दिन खुद तो दोनों आराम कर रही हैं घर में बैठकर और मुझे धूप में सड़ने के लिए सब्जी लेने भेज दिया। निशिता खुद से बड़बड़ाते हुए सब्जी मार्केट पहुंचती है और सब्जी का भाव पूछती है। अरे मैडम भिंडी 50 रुपए किलो और ये गोभी 80 रुपए किलो है। लेना है तो लो वरना खड़े खड़े शक्ल मत देखो। भैया थोड़ा कम कर दीजिए, इतनी दूर से आई हूँ। भिंडी 30 रुपए की दे दीजिए तो मैं ले लूंगी। देखो पतली गली से सीधा निकल लो, यहाँ पर कोई मोल भाव नहीं होता। और वैसे भी अगर सब्जी खरीदने की औकात नहीं है तो सब्जी मंडी क्यों आई? पैसे कम होने की वजह से निशिता सब्जी नहीं ले पाती और खाली हाथ घर लौटने लगती है। तभी धूप में चल रही निशिता अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछती है। हे भगवान, एक तो ये गरीबी ऊपर से ये गर्मी। इतनी दूर चलकर गई थी, वापस भी खाली हाथ ही जाना पड़ रहा है। मार्केट में आम आ गए हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं लेकिन वो भी नहीं ले सकती। क्या ही मुसीबत है। अपना पसीना पोंछते हुए निशिता घर वापस आती है। वहीं दूसरी तरफ घर का काम करते करते अनोखी थक कर बैठ जाती है। सच में माँ ने कहा था शादी के बाद काम करना पड़ेगा, लेकिन इतना काम मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तभी वहां सेजल आती है। बेचारी थक कर बैठ गई। गर्मी की वजह से थोड़ा थोड़ा आराम कर लें। लेकिन एक मिनट, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, अगर मैं ही ढीली पड़ गई तो घर का काम कैसे चलेगा? अरे अनोखी, तेरे लिए राजमहल से गद्दी मंगवा दूँ क्या? आराम से वहाँ बैठ जाना। जेठानी जी वो ऊपर पानी डालने गई थी, धूप की वजह से पैरों में छाले पड़ गए हैं, बस इस वजह से ही बैठी हूँ। और वैसे भी घर का सारा काम हो गया है। घर का काम हो गया तो क्या मतलब, आराम फरमाएगी। रात के खाने की तैयारी कौन करेगा? चलो उठो। सेजल की बात सुनते ही अनोखी डरकर उठ खड़ी होती है और सोचने लगती है। मैं जानती हूँ इस गुस्से के पीछे छुपी मजबूरी को, इस गर्मी को, इस गरीबी को। ये सोचकर अनोखी बैठकर आटा गूंथने लगती है और सेजल साथ निशिता रोटी सेक रही थी और पसीना मानो पानी की तरह बह रहा हो। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी है? पसीना पानी की तरह बह रहा है और खून चाय की तरह खौल रहा है। हाँ, और ऊपर से अभी अभी छत पर पानी डालकर आई, फिर छत गर्म हो गई। ऐसा लग रहा है रसोई में नहीं बल्कि कोयले की भट्टी में बैठे हैं। देवरानी जी काम कीजिए, आप जाकर छत पर पानी डालकर आ जाइए। अभी जाकर बाहर से सामान भी मैं ही लेकर आई हूँ और अब पानी डालने भी मैं ही जाऊँ? क्यों जेठानी जी, आपके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? आप खुद नहीं जा सकती? सेजल कुछ कहती उससे पहले ही कौशल्या वहां आती है। बहुत तुम लोग झगड़ना बंद करो और बाहर देखो, मकान मालिक आया है। क्या मकान मालिक? हे भगवान, उसके तो बहुत सारे पैसे बचे हैं, कहीं वो हमें घर से ना निकाल दे। रसोई करके रूखी सूखी रोटी खाने मिल रही है, वो भी नहीं मिलेगी। ये सोचकर तीनों बहुएं हड़बड़ी में खड़ी होती हैं। तभी रसोई में बिखरे सामान और कम जगह होने की वजह से एक दूसरे से टकराकर फिसलकर जमीन पर गिर पड़ती हैं। हे भगवान, मेरी कमर। आपको दिखाई नहीं देता क्या? आपकी वजह से मैं भी गिर गई हूँ। भगवान, मेरे हाथ में इतना तेज चोट लग गया। किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे सर पर भी ना जाने कितनी चोट आई है। खैर, अब कौन झगड़ेगा, छोड़ो। तीनों बहुएं एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर जैसे तैसे उठती हैं और घर के बाहर आती हैं। क्या हुआ, आप सीधा अगले जन्म में पैसे देने का इरादा है क्या? एक एक करके पूरे 40,000 इकट्ठा हो गए हैं। कब दे रही हैं आप लोग? आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे जल्द लौटा देंगे, बस हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए।
और कितनी मोहलत दूं? देखो आज जा रहा हूँ, लेकिन अगर 4 दिन के अंदर पैसों का इंतजाम नहीं किया तो इस गर्मी में घर से निकाल दूंगा। नहीं नहीं मकान मालिक, ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ दिनों में हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। निशिता की बात सुनकर मकान मालिक चुपचाप चला जाता है और पूरा परिवार परेशान होकर घर के अंदर आता है। क्या हो मम्मी, आपको उन्होंने इस तरह डांटा क्यों? आपने उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा? हाँ मम्मी, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमें घर से बाहर निकालने की, धमकी देने की? ये घर तो हमारा है ना। बच्चों के सवालों का बड़ों के पास कोई जवाब नहीं था। सभी बस परेशान और बेसहारा बैठे थे। तभी रात को जब घर के मर्द घर में आते हैं तो क्या हुआ, आज घर में इतना सन्नाटा क्यों है और सब परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, सुबह मकान मालिक आया था, धमकी देकर गया है कि 40,000 रुपये 4 दिनों के अंदर इकट्ठा करना है, वरना घर से निकाल देगा। क्या 40,000 रुपए? इतने पैसे हम एक साथ कहाँ से लाएंगे? भैया ये सब तो नहीं पता, लेकिन मकान मालिक जो कहता है वो करता जरूर है। कुछ भी हो लेकिन हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैं अपने मायके से मांग लेती, लेकिन अभी तो मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका भी ऑपरेशन होने वाला है और वहाँ पर भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे तुम लोग परेशान मत हो, तुम तीनों बहुएं एक ही रसोई में जिस तरह काम करती हो, ठीक उसी तरह पहले मेरे भैया और हम लोग भी एक ही दुकान में काम करते थे। लेकिन उससे क्या होगा, पैसे तो हमें अभी चाहिए ना। उस समय रामलाल ने कहा था जब जरूरत हो तब तू अपनी आधी जमीन के पैसे ले लेना। अब वो वक्त आ गया है, मैं उससे पैसे मांग लूंगा। इतना कहकर दीनानाथ अपने बड़े भाई से पैसे मांगकर घर में रख लेता है और मकान मालिक के आने का इंतजार करने लगता है वहीं किचन में। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप ही बताइए कि पैसों का इंतजाम हुआ है या नहीं। एक बेटी तो चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस तू अपना ध्यान रखना। अनोखी अपनी माँ से फोन करके पैसों के बारे में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ सेजल और निशिता आती हैं। देवरानी जी, आपको कोई काम नहीं है क्या? हर 2 मिनट में थक कर बैठ जाती हैं, अभी ही बूढ़ी हो गई हैं क्या? व्हील चेयर मंगवा दूं आपके लिए? नहीं नहीं, वो दरअसल पता नहीं आजकल कुछ सही नहीं लगता। बहाने देना बंद कीजिए, सब पता है हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। अपनी माँ से बात करने से फुर्सत मिल जाए तो घर का भी काम देख लीजिए, रसोई भी संभालना है। निशिता की बात सुनकर अनोखी तुरंत फोन काटती है और घर के कामों में लग जाती है। फिर अचानक शाम को, हे भगवान, अनर्थ हो गया, अब क्या होगा? क्या हुआ पापा जी, सब कुछ ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है, 40,000 रुपए चोरी हो गए। चोरी? अरे जरूर घर में से ही किसी ने चुराई होंगी। ये क्या कह रहे हैं आप? कल शाम को मकान मालिक को पैसे देने हैं और आज पैसे गायब, अब क्या होगा? इस घर के जिस भी सदस्य ने पैसे चुराए हैं साफ साफ बता दे, वरना अगर मैंने पता लगाया तो बहुत बुरा होगा। मुझे पता है किसने पैसे चुराए हैं। इन पैसों को चुराने वाली और कोई नहीं बल्कि छोटी देवरानी जी हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। भला मैं क्यों पैसे चुराऊंगी? क्योंकि आपकी माँ का ऑपरेशन होने वाला है ना, जरूर आपने ये पैसे इसीलिए चुराए होंगे। नहीं जेठानी जी, ऐसा नहीं है। भला मैं खुद के घर में चोरी क्यों करूंगी? आप लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। सेजल जबरदस्ती अनोखी पर आरोप लगाती है और अनोखी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है। छोटी बहू, क्या तुमने पैसे चुराए हैं? पापा जी, चोर खुद थोड़ी ना कहता कि उसने चोरी की है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। रो रो कर अनोखी का बुरा हाल हो जाता है, जिसकी वजह से ये मामला वहीं रोक दिया जाता है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं और फिर आधी रात को, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे चोर समझा। आज तक मैं ये गरीबी, गर्मी, लाखों ताने न जाने क्या कैसे सहती आई, और आज किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं है। अनोखी इस रात गर्मी की वजह से नहीं बल्कि अपनों के लगाए इल्जाम की वजह से दुखी थी। तभी सेजल की नींद खुलती है। क्या सच में मैंने देवरानी जी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है? अगर देवरानी जी ने पैसे नहीं चुराए होंगे तो फिर उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या ये सब सही था? ये सोचकर सेजल को गिल्ट होता है और पूरी रात सेजल और अनोखी दोनों जागती रह जाती हैं। फिर अगली सुबह, मुझे नहीं लगता कि आज घर में चूल्हा जलेगा। तीनों बहू में बहुत बड़ी अनबन हो गई है। बात तो सही कह रही हो तुम। तीनों के बीच इतनी बड़ी अनबन होने के बाद वो तीनों एक ही रसोई में कैसे काम करेंगी? अब लगता है कि हमारा घर पैसों के साथ रिश्तों से भी कमजोर हो जाएगा। कौशल्या और दीनानाथ परेशान थे कि तभी तीनों बहुएं हमेशा की तरह घर का काम निपटाकर एक ही रसोई में पहुंचती हैं। हम लड़े या ना लड़े, लेकिन घर की जिम्मेदारी हमारी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब्जी काट देती हूँ और मैं आटा गूंथ कर बेल देती हूँ। इस तरह तीनों बहुएं आपस में कम बोलती हैं और एक ही रसोई में बैठकर एक ही चूल्हे पर काम शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद सभी ससुराल वालों को खाना परोसती हैं।
बहू, हमने तो सोचा था कि कल के बाद तुम लोग पहले की तरह घर नहीं संभाल पाओगी, लेकिन तुम लोगों ने हमें गलत साबित कर दिया। मुझ पर चाहे जितने इल्जाम लगे हो, लेकिन घर संभालना हमारी जिम्मेदारी है और उससे पीछे हम नहीं हट सकते। इतना कहकर अनोखी सभी को खाना खिलाती हैं और तीनों फिर से घर के कामों में लग जाती हैं। तीनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद साथ नहीं होती। वहीं पसीना, वही गर्मी, पर साथ में खामोशी भी। फिर शाम को, अरे अब सुनो, इधर आओ, मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। दीनानाथ की आवाज सुनकर सभी इकट्ठा होते हैं। 40,000 रुपए चोरी नहीं हुए हैं, बल्कि वो मेरे ही पास है और मैंने जानबूझकर छुपाए थे। क्या? लेकिन ऐसा क्यों पापा जी? मैं देखना चाहता था कि तुम लोगों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, कितना साथ और कितनी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही सेजल की आंखें नम हो जाती हैं। अनोखी ने पैसे नहीं चुराए थे, फिर भी मैंने उसे न जाने क्या कुछ नहीं कहा। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। देखो बेटा, तुम लोग लड़ती झगड़ती हो, ये सबको पता है, लेकिन तुम लोग परिवार के लिए कुछ भी कर सकती हो, ये बात हमें समझ में आ गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। एक ही रसोई में एक ही छत के नीचे काम किया, चाहती तो झगड़ा भी कर सकती थी। देखो बहू, ये सब करके हम तुम सबको बस इतना समझाना चाहते हैं कि तुम लोगों के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार हो ना हो, लेकिन इज्जत और फिक्र जरूर रहे। सभी की बातें सुनकर सेजल को खुद में ही पछतावा होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। इसी तरह फिर अगले दिन रसोई में काम करते वक्त अचानक अनोखी बेहोश हो जाती है। देवरानी जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? जी थानी जी, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। देवरानी जी की हालत बहुत खराब लग रही है। इतना कहकर निशिता तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और अनोखी का चेकअप होता है। अरे देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। आप लोगों को बस इनका ध्यान रखना है और ऐसी हालत में काम तो बिल्कुल नहीं करने दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं और डॉक्टर चले जाते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस घर में फिर से एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मैं पापा बनने वाला हूँ। मुझे तो ये एक सपने जैसा लग रहा है। ये मतलब इस घर में एक छोटा सा बाबू आएगा जिसके साथ हम लोग खेलेंगे। ये होरे! घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। मैं नहीं चाहता कुछ अनहोनी हो, इस वजह से अब इस घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगी। दीनानाथ का ये फैसला सुनकर सभी आपस में झगड़ना बंद कर देती हैं। अनोखी अब थोड़ा कम काम करती है और जेठानियों पर थोड़ा ज्यादा लोड आ जाता है। झगड़ा नहीं होता है, पर अनबन अभी भी बनी रहती है। इसी तरह एक रात, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। बाहर का माहौल कितना डरावना हो गया है। मुझे लगता है जरूर कोई तूफान आने वाला है और बहुत तेज बारिश भी होगी। अब तक गर्मी नहीं झेली जा रही थी, अब बारिश की वजह से तो सब बर्बाद हो जाएगा। तभी जोरदार बारिश शुरू होती है। टीन शेड जोर जोर से हिलने लगता है। चूल्हे पर काम कर रही सेजल का चूल्हा भीगकर बुझ जाता है। आटा गीला हो जाता है और छत से घर के अंदर पानी आने लगता है। मम्मी, मम्मी देखो ना, हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है। माँ, कहीं हम लोग इसमें डूब तो नहीं जाएंगे? धीरे धीरे बारिश बढ़ने लगती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तभी सेजल अपने हाथों से सोने के कंगन निकालती है। आज जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये लीजिए सौरभ जी, मेरे सोने के कंगन, इन्हें बेचकर छत बनवा लीजिएगा। और ये मेरी माँ के दिए हुए पायल। मेरे पास देने को कुछ है नहीं, लेकिन मैं खुद को खर्च कर मेहनत कर सकती हूँ। बहू, तुम तीनों ये सब घर बचाने के लिए ही कर रही हो, तो फिर आपस में इतना अनबन क्यों? मंजिल एक ही है तो रास्ता अलग क्यों? दीनानाथ तीनों बहुओं को समझाता है और तीनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है और तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, साथ ही फैसला लेती हैं। अब तक हम पास थे, लेकिन साथ नहीं। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम साथ मिलकर अपने परिवार की परेशानियों को दूर करेंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना बिजनेस खोलें, एक छोटी सी टपरी घर के बाहर। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं भी यही सोच रही थी। और इस पूरे गांव में दूर दूर तक चाय की टपरी नहीं है, इस वजह से सभी हमारी दुकान से ही खरीदेंगे। तो फिर कल से हम तीनों बहू एक ही साथ रसोई में सिर्फ काम ही नहीं करेंगी, बल्कि आगे भी बढ़ेंगी। इस तरह पूरी रात बीतती है और अगली सुबह तीनों बहुएं मिलजुल कर एक ही रसोई में गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर घर के बाहर सभी को बेचना शुरू करती हैं। कल रात तूफान की वजह से संतुलन बिगड़ गया है, खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्यों ना हम बाहर से कुछ खा लें? वो देखिए, जेठानी जी पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी मिल रही है। चलिए चलकर देखते हैं। कुछ लोग घर के बाहर से आते आते तीनों बहुओं की रसोई देखते हैं और खाना टेस्ट करते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप लोगों ने आज पहले दिन अपना दुकान लगाया है। सच में आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ना जाने कितने दिनों का तजुर्बा हो। वैसे अब तो हम लोग अक्सर यहाँ आएंगे।
संजना और मीनाक्षी आपस में बातें करते हुए तारीफ करते हैं और वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे एक से लेकर दूसरे तक खबर पहुंचती है और कुछ दिनों में बहुओं की दुकान पर सभी आना शुरू करते हैं। अरे भाई बेटी, जल्दी से एक प्लेट लगा दे, और कितनी देर खड़ा रखेगी? हाँ, हमें देर हो रही है, जल्दी करो भाई। देवरानी जी, लस्सी तैयार हुई या नहीं? ग्राहक लाइन में खड़े हुए हैं। मुझे तो पता ही नहीं था इतने सारे ग्राहक आएंगे, इसलिए मैंने लस्सी बहुत थोड़ी बनाई थी, खत्म हो गई, अभी टाइम लगेगा। निशिता की बात सुनकर सभी ग्राहक बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं, जिससे तीनों बहुएं बहुत परेशान होती हैं। आज इतने ग्राहक आए थे, न जाने कितने रुपए की कमाई हो जाती, पर ये खाली हाथ ही लौट गए। मुझे लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा काम किसे करना है। आज से हम काम बांट लेते हैं। हाँ, मैं रसोई संभाल लूंगी और देवरानी जी आप पैसों का देख लीजिएगा। ठीक है, अब से हम ऐसे ही करेंगे, बस भगवान हमारे इस सफर में हमारा साथ दे। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगती हैं। धीरे धीरे गांव में बहुओं के हाथों के स्वाद की तारीफें गूंजने लगती हैं। इसी तरह एक दिन, हाँ बस अभी बना रही हूँ। अरे इतने सब ग्राहकों को एक साथ नहीं संभाल सकती, तो दुकान बंद कर दो। हाँ, नहीं तो काम के लिए किसी को रख लो। इतनी देर धूप में हमें क्यों खड़ा कर रखा है? नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, बस अभी आपका ऑर्डर आ जाएगा। इतना कहकर सेजल तुरंत मोहित और मीनाक्षी को लस्सी साथ में पराठा देती है। पैसों के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों की वजह से बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं। और फिर रात को, अरे निशिता, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस रसोई में काम करते वक्त गलती से लग गई थी, आप फिक्र मत कीजिए। अरे भाभी, आप लोग अपना ध्यान रखा कीजिए ना, अगर कुछ हो गया तो। हमने सोचा नहीं था, लेकिन काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम तीनों अकेले नहीं संभाल पा रहे। अब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी दीनानाथ वहां आता है। मेरे ख्याल से जब बहुओं का बिजनेस आगे बढ़ ही रहा है तो तुम लोगों को अपनी मजदूरी छोड़कर उनका हाथ बटाना चाहिए। ठीक है, तो कल से हम लोग भी तुम ही लोगों के साथ रसोई के काम में लग जाएंगे। जब हम सब मिलकर काम कर ही रहे हैं तो क्यों ना ऑनलाइन भी फूड डिलीवरी पेज बना लें, इससे और ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, साथ ही मुनाफा होगा। सभी अनोखी की बात की सहमति देकर ऑनलाइन डिलीवरी करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन जब धूप में स्कूटी चलाते हुए सौरभ डिलीवरी करने जाता है तो ये गर्मी कम थी जो अब धूल मिट्टी भी सहनी पड़ेगी। स्कूटी पर भी हवा नहीं आ रही है, न जाने चूल्हे पर बाकी सबका क्या हो रहा होगा। ये सोचते सोचते सौरभ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ, वैसे आज भले काम करने में बहुत दिक्कत हुई हो, लेकिन जो भी हो बिक्री अच्छी हुई। सच में एक बात तो है, इस रसोई में जहाँ पहले खामोशी छाई थी वहाँ हंसी की आवाजें गूंज रही हैं। अब बस परिवार का साथ और भगवान का आशीर्वाद बना रहे और पैसे मिले जिससे छत बनवा लेंगे, कम से कम गर्मी से तो बच पाएंगे। आज भी तीनों बहुओं के सिर से पसीना चू रहा था, लेकिन खुशी की वजह से सुकून भी था। अब इस तरह दिन बीतते हैं। तीनों बेटे धूप में खून पसीना एक करते तो वहीं तीनों बहुएं एक ही रसोई में गर्मी सहते हुए लगन से काम करती, जिससे कुछ ही महीने बाद एक छोटे से घर से लेकर बड़े घर, साथ ही एक अच्छे रेस्टोरेंट तक का सफर तय कर लेती हैं। पाव लागू मम्मी जी, हम लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बहू, बिल्कुल, तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, यहाँ का मैं ध्यान रखूंगी। हाँ बहू, तुम तीनों की मेहनत की वजह से ही तो इतना सब कुछ मिला है। मम्मी जी, वैसे भी ये सब तो आपके आशीर्वाद और साथ की वजह से ही हुआ है। इतना कहकर सभी का आशीर्वाद लेकर तीनों देवरानियां रेस्टोरेंट पहुंचती हैं, जहां एक ही रसोई में काम करना शुरू करती हैं। पहले भी हम एक ही रसोई में काम करते थे, एक दूसरे के पास होते थे, पर साथ नहीं। हाँ, लेकिन अब साथ भी हैं और खुश भी। सच में एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, रिश्तों का पास होना नहीं बल्कि साथ होना जरूरी है। जो भी हो, लेकिन आप तीनों ने ये साबित कर दिया है कि तीन बहुएं एक कमरे में रसोई करने से लेकर रेस्टोरेंट भी चला सकती हैं। अभिषेक की बात सुनकर तीनों बहुएं मुस्कुरा देती हैं और इस तरह एक कमरे में रसोई करने से लेकर रेस्टोरेंट तक का बड़ा सफर तय करती हैं।